आज ना मटीरियलिटी का कंसेप्ट पढ़ना है। प्रीवियसली लास्ट क्लास में टॉपिक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिए थे। सर डिटेक्शन रिस्क कैपिटलिज्म और पढ़ चुके थे ना, एक सेकंड। हाँ, तो कल अपन ने प्रोफेशनल्स लास्ट जो क्लास थी ना उसमें प्रोफेशनल्स कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ लिया था। यहाँ तक क्लियर है भैया? पढ़ रहे हो? घर पे कोई डाउट आ रहा है? ऐसा समझ में आ रहा है दोनों में से एक ही चीज हो सकती है उससे। हाँ ऐसा नहीं। आ गया प्रोफेशनल कैपिटलिज्म तक क्लियर है? तो ये टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली यहाँ पे आज मटीरियलिटी का कंसेप्ट, क्योंकि भाई हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कि भाई ऑडिट रिस्क है क्या। वो हमने समझ लिया कि भाई ऑडिट में रिस्क इस बात का है कि भाई आप एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देते हैं जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो मटेरियली मिसस्टेटेड है, उसको हम लोग ऑडिटर्स कहते हैं। अब ऑडिट रिस्क जो है वो इट 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 डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स, या फिर तीन कंपोनेंट हम उसके बोल सकते हैं। क्या क्या है वो कंपोनेंट? एक रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है और एक हमारा डिटेक्शन रिस्क है। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ये है, फिर से दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्या है वो दो फैक्टर्स सर? एक इनहेरेंट रिस्क है और दूसरा हमारा कंट्रोल रिस्क है। अब इनहेरेंट रिस्क क्या होता है कि सर जब जो हमारी नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं, जो हमारे इनहेरेंट प्रोसेसेस होती हैं, उनमें जब बिना कोई कंट्रोल अप्लाई किए जो चांसेस ऑफ मिस्टेक्स हैं, चांसेस ऑफ एरर्स हैं, चांसेस ऑफ फ्रॉड है, उसको हम लोग इनहेरेंट रिस्क कहते हैं। फिर उसके बाद सर जब हम कंट्रोल अप्लाई कर देते हैं जिससे कि इनहेरेंटली जो गलतियां हो रही हैं उनको रोकने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनको करेक्ट करने के लिए, जब वो कंट्रोल्स अपना काम करते हैं और जब वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते और फिर जब कुछ गलतियां चल जाती हैं आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक, तो उस बात के चांसेस को हम कंट्रोल रिस्क कहते हैं। और फिर हमारा डिटेक्शन रिस्क होता है कि सर जब ऑडिटर काम करेगा तो इस बात के कितने चांसेस हैं कि वो कितनी भी अच्छे तरीके से अपना काम कर ले और फिर भी कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स यहाँ पे अनडिटेक्टेड रह जाएं, ठीक है, और जिसकी वजह से हम एक गलत ओपिनियन की तरफ पहुंच जाए। ये सारी चीजें अभी तक अपन पढ़ चुके हैं। फिर इसमें अपन ने पढ़ा कि भाई मिस स्टेटमेंट का मतलब है क्या। क्या होता है मिस स्टेटमेंट? तो मिस स्टेटमेंट मतलब कि भाई जो फैक्ट होना चाहिए डिस्क्लोज, या उसका प्रेजेंटेशन जैसे होना चाहिए, या जिस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए एज पर जो भी आपका फ्रेमवर्क आपको सजेस्ट करता है, सजेस्ट नहीं सॉरी, जैसे वो बताता है वैसे काम अगर आपने नहीं किया है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पर उसको बेसिकली इस स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं। अब बात हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं, अब बात है मटेरियल वर्ड को समझने की। क्योंकि अभी तक बात ये समझ में आई है कि मिस स्टेटमेंट जब जब इन्होंने वर्ड यूज किया है तो सिर्फ मिस स्टेटमेंट वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने मटीरियल मिस स्टेटमेंट यूज किया है। कि किया है नहीं किया हर जगह पे? हाँ या ना? यस सर। तो हम लोग इस बात को लेकर के कंसर्न नहीं है कि भाई क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है जो हो गया, जो डिटेक्ट नहीं हो पाया और जिसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक आ गया है, या फिर वो मिस स्टेटमेंट जब तक मटेरियल नहीं है तब तक कंसर्न की बात नहीं है ना, चिंता वाली बात कब है? देखो,
तो मिस स्टेटमेंट होना चिंता वाली बात नहीं होती, कंसर्न वाली बात नहीं होती, अनलेस एंड अनटिल वो मटेरियल नहीं हो। मटेरियल मतलब महत्वपूर्ण, ठीक है। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप इस चीज को समझिए कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंच गए, हमने बना लिया, कुछ गलतियां रह गई हैं, लेकिन वो गलतियां इमटेरियल हैं, वो छोटी गलतियां हैं। तो जब कोई पर्सन उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करेगा और कोई डिसीजन उस पर लेगा, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? बताओ भाई, कोई फर्क पड़ेगा क्या उससे? नो सर। पड़ेगा। छोटी गलतियां रह गई, इमटेरियल गलतियां थी, रह गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जो यूजर है जब उसको देख रहा है, तो क्या उसके डिसीजन पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अगर मुझे किसी कंपनी में, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो मुझे इस बात से शायद ही फर्क पड़े कि अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई छोटी मोटी गलतियां रह गई, है ना भाई? हाँ या ना, यस और नो? यस सर। जल्दी बताओ भाई, बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना? जवाब तुम दोगे तब मुझे पता चलेगा ना, तो जवाब तो दो। तो मैं ये कह रहा हूं कि अ, कोई मिस स्टेटमेंट मटेरियल है या नहीं है, ये कैसे डिटरमाइन? तो पहली बात तो जो छोटे मिस स्टेटमेंट्स होते हैं उनसे फर्क नहीं पड़ता। तो जो मिस स्टेटमेंट है उसको हम लोग यहाँ पे मटेरियल तभी कंसीडर कर सकते हैं जब वो किसके ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है, जब वो एक इंपैक्ट डाल रहा है ऑन फाइनेंशियल डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर, है ना? तभी उसको मटेरियल। तो आपने, आपका मिस स्टेटमेंट का नेचर ऐसा है यार, जब लोगों को पता चलेगा कि ये मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है, तो उन्होंने जो डिसीजन लिया, वो डिसीजन वो नहीं लेते, वो चेंज कर लेते, है ना? तो अब मेरे को अगर इन्वेस्टमेंट करना है और मैं कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा हूँ और बाद में मुझे पता चल रहा है कि यार उसमें कोई मिस स्टेटमेंट था, और ये पता चलने पर मुझे लग रहा है कि यार ये चीज अगर मुझे पहले पता होती ना, तो मैं कभी भी ये इन्वेस्टमेंट नहीं करता, तो वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल है। और अगर वो मिस स्टेटमेंट के बारे में मुझे पता चल रहा है और उससे मेरे डिसीजन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, मुझे लग रहा है कि हाँ भी छोटी सी तो बात है, इससे मेरे इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे क्या फर्क पड़ेगा, मैं तब भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं अब भी, तो उस चीज को हम इमटेरियल कंसीडर करते हैं। आ गया भाई समझ में यहाँ पे, यस और नो? यस। अब दूसरी बात कि जो मिस स्टेटमेंट है, वो या तो इंडिविजुअली इतना बड़ा अमाउंट है, देखो कोई भी मिस स्टेटमेंट यहाँ पे मटेरियल है या नहीं है, वो बहुत, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? सोल फैक्टर नहीं है, अमाउंट के अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, सब्जेक्टिव मैटर्स भी हो सकते हैं, बट जनरली वो अमाउंट के ऊपर करता है। तो वो अमाउंट इतना बड़ा है कि या तो वो इंडिविजुअली, है ना, मिस स्टेटमेंट का भी जो अमाउंट इन्वॉल्व है, या तो वो इंडिविजुअली, और या फिर वो अमाउंट छोटा है लेकिन वो बाकी मिस स्टेटमेंट के साथ ऑन एग्रीगेटिंग, ठीक है? अभी तो ये अमाउंट हमको छोटा लग रहा है, लेकिन जब आप ऐसे और अमाउंट्स ढूंढेंगे, ऐसे और मिस स्टेटमेंट ढूंढेंगे, तो एग्रीगेटली दे विल बिकम दी मटीरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक है? तो आपका मिस स्टेटमेंट या तो इंडिविजुअली इतने अमाउंट का है, या फिर हो सकता है कि वो छोटे अमाउंट का है, लेकिन बाद में वो छोटे छोटे अमाउंट्स मिलकर के एग्रीगेट जब होंगे, तब वो क्या बन सकते हैं, यहाँ पे मटेरियल बन सकते हैं, ठीक है? कोई रीजनेबली एक्सपेक्टेड, और जो मिस स्टेटमेंट रीजनेबली एक्सपेक्टेडली हमको ये लगता है कि भाई कोई भी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे डिसीजन लेगा, तो उसके इकोनॉमिक डिसीजंस को ये मिस स्टेटमेंट अफेक्ट कर सकते हैं, इट विल बी कंसिडर्ड एज मटीरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है। तो ये हमारी ISA 320 के अंदर डेफिनेशन गिवन है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मटीरियलिटी? ठीक है, इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन मटीरियल कैन नॉट बी डीम्ड टू श्योर ट्रू एंड फेयर, एज अ रिजल्ट द फोकस ऑफ एन ऑडिट इज आइडेंटिफाइड। तो हमारी जो पूरा फोकस ऑडिट का होता है, वो मिस स्टेटमेंट्स को डिटेक्ट करने में नहीं है, बल्कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट करने में। क्लियर बात समझ में आ रही है यहाँ पे, यस और नो? हमारा यस सर। फोकस सिर्फ मिस स्टेटमेंट्स की तरफ नहीं है, हमारा फोकस इस बात पे है कि यहाँ पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट का रिस्क कितना है, ठीक है? और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे अपने प्रोसीजर्स डिजाइन करते हैं, ठीक है? एंड आइडेंटिफाई बाय क्वांटिफाइंग। अब आपने ये बात समझ ली कि हाँ सर चीजें ठीक है, लेकिन स्टिल
द क्वेश्चन इज व्हाट अमाउंट इज मटेरियल। ठीक है, अब आपने ऊपर लिख दिया कि अमाउंट जो है वो एक फैक्टर है। क्या वो 1 रुपए का अमाउंट है, क्या वो 100 रुपए का अमाउंट है, क्या वो 1000 रुपए का अमाउंट है, क्या वो लाख रुपए का अमाउंट है। ठीक है, ये कैसे पता चले कि भाई क्या अमाउंट मटेरियल अमाउंट है। क्वेश्चन तो यही आएगा आपके सामने कि सर एज अ ऑडिटर हम, जब आपने बोल दिया कि भाई हमको काम ये करना है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए करना है कि भाई हम ये समझे कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स का रिस्क कितना है, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम हमारे जो भी प्रोसीजर्स होंगे उनको डिफाइन करेंगे, डिजाइन करेंगे। उसी को हमको रिड्यूस करना है, छोटी गलतियों के लिए को ढूंढने के लिए हम नहीं बैठे, हम काम नहीं कर रहे। तो ये अमाउंट है कितना, ये भी यही क्वेश्चन आएगा कि क्या अमाउंट होगा जो मटेरियल अमाउंट होगा, यस और नो, है ना। Yes, sir. तो देखो ये अमाउंट का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मैं ये नहीं बोल सकता 10 रुपए का, 20 रुपए का, ये बेसिकली कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हर बिजनेस में अमाउंट की मटीरियलिटी चेंज हो जाएगी। अब रिलायंस के लिए के यूजर जो होंगे, जो उसमें इन्वेस्ट कर रहे होंगे, जो उनके साथ डील कर रहे होंगे, उनके लिए जो अमाउंट यहां पर मटेरियल होगा वो एक डिफरेंट अमाउंट होगा। अब आपके घर के आसपास अगर कोई छोटी कंपनी है जो काम कर रही है, तो उनके लिए जो अमाउंट होगा वो डिफरेंट अमाउंट होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि भाई बिजनेस कितना बड़ा है, वहां के जो यूजर हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों से, उन लोगों के लिए क्या अमाउंट अफेक्ट कर सकता है, उसके ऊपर ये बेस्ड होता है। तो कोई स्टैंडर्ड ये नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है हमारे पास कि एक स्टैंडर्ड अमाउंट में आपको बता दूं। ये सब चीजें सर्टेन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात यहाँ पे, यस और नो। Yes, sir. तो सो देयरफॉर इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। तो आपको मुझे बैठ करके जब ऑडिट करनी होगी ना, तब हम ये प्रोफेशनली अपने स्किल्स को, अपनी नॉलेज को और इन फैक्टर्स को अप्लाई करते हुए डिटर्मिनेशन करेंगे कि क्या अमाउंट मटेरियल अमाउंट है। नाउ बेस्ड अपॉन कि क्या अमाउंट इकोनॉमिक डिसीजंस को अफेक्ट करेगा, ठीक है, साइज और नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट्स एंड द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द ग्रुप, यूजर ग्रुप। तो यूजर ग्रुप को किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उनसे। तो ये सब्जेक्टिव मैटर है, ठीक है, परिस्थितियों को देखते हुए हमको डिटर्मिनेशन करना पड़ता है। क्लियर है, समझ में आ गया, यस और नो। Yes, sir. जल्दी बताओ भाई, समझ में आ गया। इट इज अ सब्जेक्टिव मैटर डिपेंडिंग अपॉन आर क्लाइंट, हमको ये डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ गया, आया ना। Yes, sir. हाँ, जोर से बोला करो ना। अब यहाँ पे ISA 320 आ गया। अब ISA 320 ना, वो कह रहा है कोई बात नहीं, वैसे तो ये डिपेंड करता है कि भाई क्लाइंट आपका क्या है, फिर भी हम एक आपको बेंचमार्क दे रहे हैं, हम एक आपको स्टैंडर्ड दे रहे हैं कि भाई ये अमाउंट आप क्या मान लेना, ये अमाउंट, वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, ये अमाउंट आप क्या मान लेना। हम एक बेसिकली आपको एक फॉर्मूला दे रहे हैं जिसके बेसिस पे आप ये डिटर्मिनेशन कर सकते हो कि भाई मटेरियल अमाउंट क्या होगा। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी अमाउंट हमारे क्लाइंट की बुक्स में अगर वो रेवेन्यू का 1/2% और 1% के बराबर है, मतलब 1/2% से 1% ऑफ रेवेन्यू, ये अमाउंट मटेरियल अमाउंट हो सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने अपने क्लाइंट की बुक्स में ऑडिट करी और कोई मिस स्टेटमेंट विच इज इक्वल टू 1/2% ऑफ रेवेन्यू और 1% ऑफ रेवेन्यू ऑन अ हायर साइड, मतलब उससे ऊपर तो फिर मटेरियल ही है। ठीक है, ये लोअर साइड के लिए है ना। आप 1/2% से 1% क्या बोल सकते हो, ये लोअर साइड है, दोनों ही लोअर साइड ही है, ये दोनों लोअर साइड ही है। स्टार्टिंग फ्रॉम 0.5% टू 1% तक मिनिमम हम इस अमाउंट को मटेरियल मानते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात यहाँ पे, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, इसके अलावा अगर कोई अमाउंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भरने से के 5 या 10% तक, ऑन लोअर साइड 10%, स्टार्टिंग फ्रॉम 5%, मतलब वो अमाउंट 5% से है या फिर डिपेंडिंग अपॉन भी क्लाइंट कैसा है, अगर वो 10% प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 10% तक है, या फिर वो एसेट के 1 से 2% तक का अमाउंट है, तो हम उसको क्या मानते हैं, यहाँ पर मटेरियल मानते हैं। क्लियर आगे भाई, समझ में यहाँ पे, यस और नो। Yes, sir. तो जब क्वेश्चन आएगा तो ये चीज कंसीडर करने में रखता है। ठीक है, अब कॉमन बेंचमार्क्स हैं जो डिफरेंट ऑडिट फर्म्स यूज करती हैं। ठीक है, इन दी एग्जाम, लेकिन अब आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि द लोएस्ट एंड ऑफ द रेंज ऑफ वेदर मिस स्टेटमेंट द मटीरियल। तो आपको लोएस्ट रेंज पकड़ के चलनी है। लोएस्ट रेंज क्या है, दिस इज द लोएस्ट रेंज। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग हायर रेंज नहीं पकड़ के चलेंगे, हम लोग लोअर रेंज पकड़ के चलेंगे।
तो अगर आपका क्वेश्चन में कोई अमाउंट गिवन है और आपको ये डिटरमाइन करना है कि क्या ये अमाउंट मटेरियल है या नहीं, तो आप ये देखो कि क्या वो 0.5% ऑफ रेवेन्यू है, क्या वो 5% पीबीडी का है, क्या वो 1% टोटल एसेट्स का है। तो ये लोअर साइड पकड़ के चल चलो, और अगर इसके बराबर का अमाउंट आ रहा है तो उस अमाउंट को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, मटेरियल कंसीडर कर लेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं है चीज आपको दी हो कि भाई मटेरियल है या नहीं, आपको तो एक अमाउंट दिया है। अब आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा आईएसए 320 क्या कह रहा है, वो हमको बेंचमार्क दे रहा है, उसकी लोअर साइड पे अगर कोई अमाउंट हमारा आ रहा है तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, मटेरियल कंसीडर करेंगे। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात यहां तक, यस और नो? Yes, sir. अब यहां तक तो बात क्वांटिफिकेशन की थी, अमाउंट की थी, तो हमने एक बेंचमार्क डिसाइड कर लिया। लेकिन देखो कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिसका कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है, कोई नंबर नहीं, बट वो इंफॉर्मेशन बाय नेचर ऐसी है कि भाई वो अपने आप में मटीरियल हो जाती है। ठीक है, अब जैसे कि सर्टेन एग्जांपल्स, कंप्लायंस विद द रेगुलर रिक्वायरमेंट, आपके क्लाइंट ने रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, मतलब देश के जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे हमारे इंडिया में आरबीआई है, रेरा है, ठीक है, आईआरडीए है, सेबी है, इन जैसी रेगुलेटरी बॉडीज की या फिर हमारी सरकार के बनाए गए नियमों की, कानून की पालना नहीं करी गई है, तो उसका इफेक्ट मटेरियल हो सकता है बिजनेस ही कल को बंद हो जाए, ये हो सकता है ना। तो अमाउंट यहाँ पे कोई इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कानून नहीं माना, कानून की पालना नहीं करी है, उसका कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि कल को ये बिजनेस बंद हो जाए, तो ये अपने आप पे इंफॉर्मेशन मटेरियल हो गई। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन का नेचर ही ऐसा है कि भाई इसका इम्पैक्ट मटेरियल में होगा, यस और नो, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, मिस स्टेटमेंट दैट अफेक्ट द कंप्लायंस विद द डेब्ट कोवेनेंट, आपके क्लाइंट ने कहीं से उधार लिया हुआ है, डेब्ट कोवेनेंट का मतलब हो गया जो भी एग्रीमेंट उधार लेने के लिए किया गया है, जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स हैं। तो आपके क्लाइंट ने जो उधार लेने के लिए, डेब्ट लेने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, उन कॉन्ट्रैक्ट्स की शर्तों की कंप्लायंस नहीं करी है, टर्म्स की कंप्लायंस नहीं करी है, ठीक है, ब्रीच किया है, तो उसकी वजह से भी उनके ऊपर एक मेजर लायबिलिटी आ सकती है कल को, और ये बिजनेस फर्दर कंटिन्यू करना डिफिकल्ट हो जाएगा। बाय नेचर इट इज, बाय नेचर इट इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्लियर है, समझ में आ रही है बेटा बात यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, इसके अलावा कुछ छोटे अमाउंट के मिस स्टेटमेंट्स, हो सकता है वो अमाउंट मटेरियल अमाउंट नहीं है, लेकिन जब उन छोटे अमाउंट्स के मिस स्टेटमेंट को एडजस्ट किया गया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पोजीशन पूरी तरीके से पलट गई, उलट गई, प्रॉफिट आपका नुकसान बन गया। वो 1 रुपए की बात हो सकती है ना, किसी कंपनी को 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ बट वो प्रॉफिट में दिखा रही है, लेकिन जब एडजस्टमेंट किया तो 1 रुपए का प्रॉफिट भी कम हो गया और वो नुकसान में चली गई, लॉस में चली गई कंपनी। तो ये छोटा सा एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना, जिसने कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की पोजीशन को चेंज कर दिया। सुनने वाले, समझने वाले, देखने वाले व्यक्ति पे कितना फर्क पड़ता है। कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट ही तब करता है जब वो प्रॉफिट में होती है, या फिर ये सोचता है कि भाई मेरे को लॉस मेकिंग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना, तो उसका तो डिसीजन ही चेंज हो जाता है व्यक्ति का, हाँ या ना, यस और नो, है ना? Yeah. तो ये अपने आप में ऐसे मिस स्टेटमेंट्स हो सकते हैं जो छोटे हो सकते हैं, लेकिन जिनका एडजस्टमेंट अगर किया जाए तो आपके क्लाइंट की रिपोर्टेड पोजीशन, चाहे वो प्रॉफिट लॉस की हो या फिर नेट एसेट नेट लायबिलिटी की पोजीशन, नेट एसेट पोजीशन मतलब जब आपके पास एसेट ज्यादा हो अपनी लायबिलिटी से, नेट लायबिलिटी की पोजीशन जब आपके पास करंट लायबिलिटी ज्यादा हो। तो ये जो एडजस्टमेंट्स हैं छोटे छोटे, इनसे अगर कंपनी के प्रॉफिट लॉस की सिचुएशन या नेट एसेट नाइट लाइबिलिटी की पोजीशन अगर चेंज होती है तो इनको हम लोग मटेरियल कंसीडर करते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को लेकर के कंप्लाइंस, डेब्ट कोवेनेंट्स को लेकर के कंप्लाइंस, ऐसे एडजस्टमेंट जिनसे प्रॉफिट और लॉस में की पोजीशन में चेंज हो जाए, नेट एसेट नेट लायबिलिटी की पोजीशन में चेंज हो जाए। इसके अलावा 2 पॉइंट्स में और डिस्कशन करते हैं। डायरेक्टर्स के साथ किए गए सभी ट्रांजेक्शन्स मटेरियल हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किए गए डिस्क्लोजर टू पॉसिबल फ्यूचर लीगल क्लेम्स, है ना? अरे यार, क्या ही समस्या है।
हाँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आवाज आ रही है मेरी वापस से? वो शायद डिस्कनेक्ट हो गया था वाईफाई से। एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ। तो मैं जो लास्ट बात कह रहा था कि भाई अब उसके अलावा डायरेक्टर्स के साथ किए गए ट्रांजेक्शन्स, इसके अलावा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ डिस्क्लोजर होते हैं, ये सब देखो सारे डिस्क्लोजर जो होते हैं ये मटेरियल होते हैं। जैसे आपने अपने बिजनेस में फ्यूचर लीगल क्लेम्स के बारे में बताया बताया कोई लीगल क्लेम आपके अगेंस्ट में चल रहा हो, गोइंग कंसर्न को लेकर के इश्यू हो, ठीक है, ये सारे इश्यूज जो होते हैं वो बाय नेचर इट इज टू बी कंसीडर्ड एज मटेरियल। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ तक? यस और नो? यस सर। अब एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की बात करते हैं। देखो क्या होता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, मतलब जब आप ये डिटर्मिनेशन कर लोगे कि भाई ये अमाउंट मटेरियल है, आपने कर लिया भाई डिटर्मिनेशन। कैसे क्या डिटर्मिनेशन मटेरियलिटी का? ऊपर जो फैक्टर्स हम लोगों ने कंसीडर किए थे और जो हमारा ISA 320 हमको बेंचमार्क देता है, ठीक है, इसके बेसिस पे आपने क्या कंसीडर किया? आपने एक मटेरियलिटी का अमाउंट कंसीडर किया है। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात यहां तक? ये अमाउंट यस सर। आपका एक्स अमाउंट हो सकता है, ये आपने मटेरियल कंसीडर कर लिया। अब आपने बोला, ठीक है, से फॉर एग्जांपल $5,000 का अमाउंट आपने मटेरियल कंसीडर कर लिया। आपने बोला कि अगर हम ऑडिट कर रहे हैं और ऑडिट में ड्यूरिंग दी ऑडिट हमको कोई भी मिस स्टेटमेंट दिख रहा है जिसका इम्पैक्ट हमको $5,000 या उससे ज्यादा का लगेगा, तो हम उसको मटेरियल कंसीडर करेंगे। ठीक है, अदरवाइज इससे छोटे जो अमाउंट्स होंगे हम उसको मटेरियल कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब आपका फोकस उन मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स में जो $5,000 के या उससे ज्यादा के। ठीक है भाई, ये मटेरियल डिटर्मिनेशन हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ या ना? यस। ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली में काम करोगे तो जो मटेरियलिटी का लेवल डिसाइड किया जाता है उस लेवल से हम लोग कुछ अमाउंट और कम करके मटेरियलिटी डिटर्मिनेशन करते हैं। भाई $5,000 तो हो सकता है, लेकिन फिर हमने कहा कि यार चलो ऑन अ सेफर साइड, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई कोई भी ऐसी चीज हो जिससे कि मैं एक गलत ओपिनियन की तरफ चल जाऊं ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का मतलब वो मटेरियलिटी जो मटेरियलिटी लेवल से भी कम डिटर्मिनेशन करते हैं। सिंपल इतनी सी बात है। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे? यस। ठीक है, क्योंकि आप ये चीज समझिए कि होगा क्या कि भाई मैं कह रहा हूं कि $5,000 का जो अमाउंट है वो मटेरियल अमाउंट है, लेकिन हो सकता है कि इससे कुछ छोटे अमाउंट की गलतियां हो जो बाद में एग्रीगेट होकर के इस अमाउंट से ज्यादा चल जाए। तो फिर जब वो एग्रीगेट होकर के इस अमाउंट से ज्यादा चली गई ना, तो फिर ऐसा होगा कि भाई वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम ये बोलेंगे कि भाई कोई बात नहीं, $5,000 मटेरियल अमाउंट है, लेकिन हम एक लोअर लेवल पे जाकर के जब हम काम करेंगे, लेस देन अ मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, to reduce to an appropriately low level the probability that an aggregate or uncorrected and undetected mistake exceeds materially for the financial statement as a whole। तो इनका कहने का मतलब है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज अ होल कंसीडर करेंगे, तब तो ये जो $5,000 का मटेरियलिटी लेवल हमने अभी डिटर्मिन किया है ये ठीक है। लेकिन जब हम असर्शन वाइज, अभी असर्शन का मतलब बताता हूं, ठीक है, जब हम असर्शन वाइज जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे, ठीक है, मतलब एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को होल कहने का मतलब है कि भाई पूरी की पूरी बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में $5,000 का से कम के जो अमाउंट है एज अ होल, तो वो ठीक है, वो हम लोग मटेरियल कंसीडर नहीं कर रहे, उससे ऊपर के अमाउंट भी मटेरियल कंसीडर करें। लेकिन जब हम इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल क्रेडिटर की बात करते हैं, तब हम $5,000 नहीं मान सकते उस चीज को। वो तो एज अ होल है ना, कि भाई पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुल मिला के $5,000 की गलती मिली तो वो मटेरियल है, कम की मिली तो इमटेरियल। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल लेवल की मैं बात करूंगा तो वो $5,000 बड़ा अमाउंट हो सकता है नहीं हो सकता? यस और नो? हो सकता है ना। किसी किसी एक इंडिविजुअल का मतलब हो गया कि किसी एक क्रेडिटर, किसी एक डेटर, कोई एक अमाउंट पर्सन जिसको एक सैलरी दी गई है, उन सब के हिसाब से ये अमाउंट ज्यादा हो सकता है। यस और नो? यस सर। ठीक है, द अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर एट अ लेस देन मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, ठीक है,
to reduce to an appropriate low level the probability that an aggregate of uncorrected and undetected misses exceeds the materiality for the final। तो एज अ होल जो अमाउंट है, तो जब आप एक्चुअली में परफॉर्म करेंगे तो उससे कम अमाउंट हम लोग मटेरियलिटी का डिटर्मिनेशन करेंगे, ताकि अगर छोटी गलतियां हैं तो वो छोटी गलतियां मिल करके एज अ होल जो हमने अमाउंट लिया है उससे अलग, उससे ज्यादा नहीं चल जाए। दिस वाई जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम एक लोअर लेवल पे जाकर के क्या करते हैं, यहाँ पे मटेरियलिटी का डिटर्मिनेशन करते हैं। आ गया समझ में यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो एक्चुअली में जो आप प्रोसीजर डिजाइन कर रहे हो अपनी ऑडिट करने के लिए, ठीक है, वो ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के प्रोसीजर्स होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए एज अ होल $5,000 का अमाउंट मटेरियल हो सकता है, लेकिन जब हम असर्शन लेवल पे, जब इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं तो हम इससे बहुत कम पे बात करते हैं। हम कहते हैं $500 का भी जो ट्रांजेक्शन है वो मटेरियल हो सकता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? जल्दी बताओ भाई, Yes, आया sir. Yes, ना? sir. The auditor sets performance materiality at a value lower than the overall materiality and uses this lower threshold when designing and performing the audit procedure। इससे the risk आपका कम हो जाता है that the auditor will fail to identify meta material when added together। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. आगे अच्छे से आ गया समझ में मटेरियलिटी का कंसेप्ट? आगे क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे क्योंकि, आया ना? Yes, sir. ठीक है, तो अभी अभी ये एक ऊपर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, और इस एग्जाम्पल में हमको मटेरियलिटी लेवल का डिटर्मिनेशन करना है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारे पास फिगर्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2014, 2013, 2024, 2023, कुछ भी मान लो। ठीक है, रेवेन्यू आपका पिछले साल से कम हुआ है या बढ़ गया है? बढ़ गया है। ठीक है, टोटल एसेट्स आपके पिछले साल से बढ़े हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले साल से बढ़ गया है। ठीक है, अब हम ऑडिट करेंगे तो हमें कौन से साल के फिगर्स लेने पड़ते हैं? जल्दी बताओ। हमें लोअर एंड अभी अभी ऊपर डिटर्मिनेशन करके आए ना, क्या डिटर्मिनेशन करके आए कि सर कितना परसेंट, 0.5% ऑफ रेवेन्यू, हाफ 5% ऑफ पीबीटी, और टोटल एसेट का 1% लिखा हुआ ही है ना इसके अंदर, उसमें क्या है इतना, है ना? Yes, sir. ये तो लिखा हुआ ही है ना यहाँ पे। ठीक है, तो हमें एग्जाम में यही यही जो बेंचमार्क है हम लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना, और कुछ भी नहीं है, बस इतनी सी बात। ये बेंचमार्क आप अप्लाई कर लो, ठीक है, इसका लोअर स्केल ये, इसका अपर स्केल ये, लोअर। बाकी इन्होंने बोला है कि देखो कभी भी हम लोग जनरली रेवेन्यू पे ना क्या नहीं करते, बेस नहीं करते, क्योंकि व्हेन इट वुड नॉट बी मीनिंगफुल टू बेस मटेरियलिटी ऑन प्रॉफिट। तो रेवेन्यू, बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं, बिजनेसेस जो होती हैं, सब प्रॉफिट के लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है, रेवेन्यू का उन बिजनेसेस में ज्यादा इम्पैक्ट रहता है जो प्रॉफिट्स के लिए काम नहीं कर रही है ना। तो जो बिजनेसेस प्रॉफिट्स के लिए काम कर रहे हैं, रेवेन्यू हम लोग उसमें ज्यादा कंसीडर नहीं कर रहे, ये इन्होंने बताया। मटीरियलिटी इज नॉट नॉर्मली बेस्ड ऑन रेवेन्यू एक्सेप्ट इन सर्कमस्टेंस इट वुड नॉट बी मीनिंगफुल टू बेस मटीरियल। तो जब प्रॉफिट पे बेस करने का कोई मतलब नहीं निकलता, तब यहाँ पे हम रेवेन्यू को कंसीडर करते हैं, बिकॉज द एंटिटी बीइंग ऑडिटेड इज नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी और वेयर देयर इज अ स्मॉल प्रॉफिट। तो जहां पे प्रॉफिट ही बहुत कम है, या वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम मटीरियलिटी वहां पर ही रेवेन्यू पे बेस कर सकते हैं। अदरवाइज हमको वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स या टोटल एसेट पे बेस करनी चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गई बात यहाँ पे, ये जो समझाया इन्होंने? Yes. तो आपको प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में, जिनमें प्रॉफिट अच्छा है, वहां पर रेवेन्यू को बेंचमार्क नहीं लेना है, वहां पीबीटी या टोटल एसेट्स के बेसिस पर हम लोग बेंचमार्क लेंगे। आगे समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक। अब ये क्या कह रहे हैं कि मोर देन $1,05,000 प्रॉफिट इज मटीरियल टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। देयरफॉर अब ये कह रहे हैं कि भाई प्रॉफिट का $1,05,000 से ज्यादा का, मतलब ये मिनिमम है, $1,05,000 का कोई अमाउंट अगर है तो वो मटीरियल अमाउंट है। ठीक है, आया समझ में? कैसे निकाला होगा $1,05,000 इन्होंने, ये प्रॉफिट जो मटीरियल है यहाँ पे?
5% ऑफ प्रॉफिट करके 5% कितना आ रहा है प्रॉफिट का इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है यहाँ पे, जब हम ऊपर जाएंगे तो क्वेश्चन में दिख जाएगा। तो 1048, फिर पीछे 000, 1048,000 का कितना हो गया 5%, दैट इज 1,05,000 डॉलर। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात यहाँ पे। जब आप Yes. इसको क्या देखो, मैं अकाउंट्स का टीचर नहीं हूँ, मैं कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं करा सकता, वो आपको खुद को करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, तो ये इस अमाउंट का 5% का अमाउंट है ना, ये इसका 5% का अमाउंट है। ठीक है भाई, समझ में आ गया, हाँ या ना। Yes, sir. कैलकुलेट करके देख ले, मिल जाएगा। More than 1,05,000 profit is material to the statement of profit or loss. Therefore, the preliminary material is likely to be set lower than this amount. तो भाई ये अमाउंट तो मटीरियल अमाउंट है ही सही, लेकिन ये अमाउंट एफएस लेवल पे, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लेवल पे मटीरियल अमाउंट है। ठीक है, तो अगर अपन इसको मटेरियल कंसीडर कर लेंगे तो फिर ये चीज ध्यान दो कि भाई अब डर किस बात का है, कि अगर इससे कम अमाउंट की गलतियां हुई तो आपके लिए मटेरियल नहीं है, हो सकता है कि फिर वो गलतियां मिलकर के इस अमाउंट पे ज्यादा चल जाए, यही दिक्कत आएगी, हाँ या ना, यस और नो, ऐसा होगा ना। ये अमाउंट मटेरियल अमाउंट है, लेकिन अगर हमने इसको मटेरियलिटी डिटरमाइन कर लिया काम करने के हिसाब से, तो फिर आप इससे छोटे अमाउंट की गलतियों को मटेरियल कंसीडर नहीं करोगे, और जो छोटी गलतियां हैं वो मिलकर के इस अमाउंट से ज्यादा हो सकती है, और हमारा ओपिनियन गलत हो सकता है। आ रही है बात समझ में, हाँ या ना, यस और नो। जल्दी बताओ भाई, आ रही है समझ में बात। ये अमाउंट तो मटेरियल अमाउंट हो गया एट एफएस लेवल, हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है, इज मटीरियल टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, देयरफॉर द प्रिलिमिनरी मटीरियलिटी, इसलिए हमको जब हम प्रिलिमिनरी मटीरियल काम करने के लिए जब हम मटीरियलिटी का डिटर्मिनेशन करेंगे, तो हम इससे कम अमाउंट का डिटर्मिनेशन करेंगे। ठीक है, अब कम अमाउंट का डिटर्मिनेशन कैसे होगा सर, लेस देन, likely to set lower than less than the 52,000 is not material to profit, or the statement of so preliminary material should not be less than this amount। ठीक है, इसके अलावा ये क्या कह रहे हैं कि भाई इन्होंने एक ना हमको क्या दे दिया, इन्होंने हमको एक रेंज दे दी है कि भाई आप इस रेंज में क्या कर सकते हो, मटेरियलिटी का डिटर्मिनेशन कर सकते हो। A suitable preliminary materiality level most likely to be that lies within the overlap of the ranges calculated for profit and total asset। तो इन्हें क्या कहा कि भाई काम करो, प्रॉफिट जो है उसका मटेरियलिटी लेवल निकालो कि भाई प्रॉफिट के हिसाब से कितना है, दैट इज 5%। ठीक है, और टोटल एसेट्स के हिसाब से मटेरियलिटी निकालो, टोटल एसेट्स के कितना होता है 1%, है ना भाई। ये इन्होंने बोला कि एक काम करो, इस 5% ऑफ प्रॉफिट के बीच में और टोटल एसेट का 1%, इन दोनों के बीच में कुछ भी अमाउंट हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, हम लोग परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारा 5% तो क्या हो गया 105,000 है या ना, ये हो गया No, ना। sir. 5% तो 52 हो रहा है. क्या, 5% तो 52 होगा ना सर. हाँ इन्होंने ये 5% हो गए, 10% लिया होगा, नहीं ये मैं थोड़ा सा शायद से इधर गलत। ये 10% होगा ना, जो 105 इन लोगों ने लिया है। तो टोटल प्रॉफिट्स की जो हायर रेंज है वो 1,05,000 डॉलर है ना, ये इन्होंने यहाँ पे निकाला हुआ भी, एक सेकंड, ये रहा है ना। तो इन्होंने हायर रेंज पे जाके बोला कि भाई मैक्सिमम ये हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता ना। और लोअर रेंज कितनी आ रही है हमारे टोटल एसेट्स की, 97, ये तो आ ही रही है, दैट इज Yes, 97,000 है ना। तो इन्होंने बोला कि भाई क्या होना चाहिए कि भाई, अब इसको ना इस तरीके से समझो कि व्हाट इज 5 to 10%। ठीक है, आप किसी चीज के 100 रुपए के 5, 100 रुपए, अगर से फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी को 100 रुपए प्रॉफिट हुआ है, तो 5 रुपए का अमाउंट एटलीस्ट मटेरियल होगा, ये इन्होंने बोला। क्या बोला है भाई यहाँ पे, एटलीस्ट 5 रुपए का अमाउंट तो मटेरियल होगा ही होगा, ये इन्होंने बोला। आ रही बात समझ में, एक तो आया ना। yes, अब ये कह रहे हैं कि अगर आप अगर जैसे से फॉर एग्जांपल, ठीक है भाई 5 मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा कम हो गया है, तो मैक्स में इस मिनिमम लेवल को स्ट्रेच करके लेकर के जा सकता हूं 10% तक। तो मैं कह रहा हूं कि भाई
10 रुपए का अमाउंट तो मटेरियल है ही सही, इससे ऊपर नहीं जा सकता, ये बेंचमार्क कह रहा है। तो 5 मिनिमम हो सकता है, 5 से थोड़ा सा ऊपर जाए तो 10 रुपए का हम लोग मिनिमम बना सकते हैं। अब आई बात समझ में, हाँ या ना? यस। Yes, sir. हाँ, तो मैक्स एट 10% तो ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसका मैक्स जो 10% है वो अमाउंट आपका मटेरियल अमाउंट होगा। तो हमने कहा लेकिन ये तो एट अ एफएस लेवल है कि भाई अगर हम 10% अमाउंट भी कंसीडर कर रहे हैं, इट विल बी इक्वल इन टू $1,05,000। अब टोटल एसेट का लोअर साइड पे गए तो 1% कितना देखा, वो $97,000 आ रहा था। मतलब इससे कम का अमाउंट हम लोग क्या नहीं कंसीडर करते, हम लोग मटेरियल कंसीडर नहीं करते। क्लियर है भाई, समझ में आ गया? इस अमाउंट से कम का अमाउंट हम लोग मटेरियल कंसीडर नहीं करते। तो इनने बोला कि कोई अब क्या कोई बात नहीं, उन्होंने बोला कि 1,05,000 से लेकर के 97,000, मतलब टोटल एसेट्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो भी अमाउंट कम आ रहा है उस अमाउंट का आप क्या कर सकते हो, आप उसके बीच में कोई भी अमाउंट यहाँ पे जो है वो मटेरियल कंसीडर कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? यस सर। The preliminary material could be set at this end of the range if this was a recurring audit. However, as this is the first year auditing this slide, preliminary materiality is likely to be lower. ठीक है, और हालांकि देखो जैसे जैसे आप मटेरियलिटी का एक ऐसा कंसेप्ट है ना जिसमें बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई क्या क्या चीज है। मैंने बोला कि अब ये रिकरिंग ऑडिट है या फिर ये पहली बार ऑडिट कर रहे हो। तो जब हम पहली बार ऑडिट करते हैं, मतलब ये जरूरी नहीं है कि भाई इन्होंने जो यहाँ पे बता दिया वो फाइनल है, कोई फॉर्मूला नहीं है, डिपेंडिंग ऑल अपॉन कि भाई हम लोग क्या कितना रिस्क लेने को तैयार है। तो अगर मुझे लग रहा है कि नहीं यार मुझे लोअर रिस्क लेना है तो मैं लोअर एंड पे भी आ सकता हूँ। आप ऑडिट फर्स्ट टाइम कर रहे हो, सेकंड टाइम कर रहे हो, तो किसी क्लाइंट की यहाँ पे ऑडिट अगर फर्स्ट टाइम करेंगे तो हम और लोअर रेंज पे जाएंगे। अगर हम क्लाइंट की ऑडिट ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं तो हम बहुत सारी चीज जानते हैं, तो हम थोड़ा हायर रेंज पे जाके मटीरियलिटी का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ये फर्क आया समझ में? यस सर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है और इसके हिसाब से हमको कुछ और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा हमको समझ में आ जाएगा। तो मैं ना कल कुछ क्वेश्चन निकाल के रखूंगा ताकि जब आप उनको सॉल्व करोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा, अच्छा भाई हम क्या सर्कमस्टांसेस हमको कंसीडर करते हैं मटेरियलिटी लेवल का डिटर्मिनेशन करने। हालांकि देखो क्योंकि ऑडिट का पेपर है तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपको कंप्यूटेशन करना पड़े। ठीक है, ऑडिट में हमारे पास कंप्यूटेशन के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट फिर भी फॉर दी वर्स्ट हम लोग को एक आध क्वेश्चन प्रिपेयर करने चाहिए, ये बात है। ठीक है भाई, यस सर। Yes, sir. इसको आज यहीं पे खत्म कर रहे हैं, कल हम लोग प्रोसीजर्स पढ़ने चालू करेंगे, है ना? Yes, sir. चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करो। Bye, sir. बाय, गुड नाइट।